इस हफ्ते बाजार में बहुत कुछ हुआ है। कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, पॉजिटिव ट्रिगर्स थे मार्केट के लिए, और कुछ ट्रिगर्स ने मार्केट के ऊपर प्रेशर भी बनाया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से बाजार जो चाल दिखा रहा था उस हिसाब से देखें तो बाजार काफी मजबूत भी नजर आया। 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो बाजार ने छू लिया था, निफ्टी ने छू लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है और आपके और हमारे पोर्टफोलियोज पे उस प्रेशर का क्या कुछ करना है, ये कई सवाल हैं इस समय बाजार के सामने भी और निवेशकों के सामने भी। और इन सभी सवालों को आज के सौदा खरा खरा के इस एपिसोड में हम एड्रेस करने वाले हैं। जिगर पटेल जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। वेरी गुड आफ्टरनून अरुणिमा जी। जिगर सर, सबसे पहले तो मूड माहौल थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस हफ्ते बाजार का कैसा रहा है, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर यूएस और ईरान की डील का बाजार के सामने आया था, जिसके बाद हमने देखा कि बाजार ने किस तरीके से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। लेकिन हालांकि उस डील को लेकर के भी कई सवाल सामने आ रहे हैं इस समय, और कहीं ना कहीं बहुत सारे और ट्रिगर्स थे बाजार के लिए, खास तौर से जो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 19 जून की जब हम ये बात कर रहे हैं तो आईटी स्टॉक्स का जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है बाजार के ऊपर, वो भी इस समय थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है मार्केट में उसको लेकर के, क्योंकि आज तो बाजार प्रेशर में था। पूरे हफ्ते का मूड माहौल सर कैसा रहा है इस बार बाजार का? सी ओवरऑल अगर बाजार की बात करें, निफ्टी की स्पेसिफिकली, सी ओवरऑल करंट वीक जो था अपार्ट फ्रॉम आज का जो दिन है मोस्टली तो काफी अच्छा ही रहा। हमने 800-900 पॉइंट के गेन्स देखे हैं। बॉटम बना था कहीं ना कहीं 23,100 और 23,50 के जोन में। तो अगर हम पूरा अप्रैल मंथ से भी अगर हम देखें तो जो रैली हमने बॉटम से बनाई थी करीबन 22,200 से 24,600 अप्रोक्सीमेटली हमने 21 अप्रैल को रजिस्टर किया था। उसके बाद एक साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन भी देखा हमने, और जो सपोर्ट मार्केट ने रिसेंटली लिया था वो 23,100 का था, जो एक 61.8% रिट्रेसमेंट है ओवरऑल अप्रैल के मूव का जो हमने अभी बात करी। और ओवरऑल वहां पे एबीसीडी पैटर्न भी बना हुआ था, तो उसी के कारण हमने एक अच्छी मूव यहाँ पे देखी 800-900 पॉइंट की। सो अभी मार्केट एज ऑफ नाउ, कल हमने सक्सेसफुल क्लोजिंग डेफिनेटली दी है। कल का हाई था 24,189, क्लोजिंग भी करीबन उसी के आजू बाजू में था जो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर था, यानी 26 में के। तो करंटली सी कैसा है कि एक लॉजिकल चीज है, 800-900 पॉइंट चला है तो 200-300 पॉइंट नीचे भी आएगा या 400 पॉइंट भी आ सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है। इवन 23,100 पे भी हमारा जो व्यू था वो बुलिश ही था, बिकॉज 23,100 ऐसा लेवल है अगर वो टूटता है तो ही पैनिक होगा मार्केट में, अदरवाइज कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और ओवरऑल मेरा ये मानना है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हम 23,500 का मैक्सिमम डाउनसाइड लेवल देख सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग था करीबन 12 जून का, टू बी मोर प्रिसाइज 23,500 23,600 का जोन है, तो एक मेजर सपोर्ट होगा यहाँ पे। और ओवरऑल ऊपर में 24,500 यानी ये करीबन 1000 पॉइंट का रेंज मुझे लग रहा है आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। वेरेस बैंक निफ्टी की बात करें, सिर्फ बैंक निफ्टी कंप्लीटली आउट परफॉर्म करा है निफ्टी को इन टर्म्स ऑफ, अगर रिवर्सल की बात करें सेम स्ट्रक्चर बना है जो हमने निफ्टी में बात किया था, 61.8% बना है वो यहाँ पे भी एबीसीडी पैटर्न बना था, और यहाँ पे भी वही चीज डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखा था। लेकिन फर्क इतना है कि निफ्टी करीबन 4 और 5% चला था बॉटम से, यानी 1000 पॉइंट तकरीबन, वेरेस बैंक निफ्टी चला है करीबन 5,000 पॉइंट यानी 9.42% नीचे से चला है। तो यहाँ पे भी सी एज ऑफ नाउ मेजर रेजिस्टेंस जो 3-4 दिन पहले था वो 56,800 57,000 का था, तो हम उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। और कल भी एक अच्छी चीज ये हुई कि जो मेजर ये था रेजिस्टेंस जोन था उसी के ऊपर भी हमने क्लोजिंग करी थी, बट ओवरऑल आज थोड़ा सा कह सकते हैं कि हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में भी हम एज ऑफ नाउ बुलिश ही है। सिर्फ बैंक निफ्टी में कितनी भी डिप मिलती है आपको बाई करना है, और ओवरऑल अभी मेजर रेजिस्टेंस मुझे 58,000 का लग रहा है। अगर वो निकलता है तो स्ट्रेट हमें 1,000-1,500 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके सर, एक मेजर कंसर्न अभी तक एफआईआईज थे इस हफ्ते की शुरुआत में, कहीं ना कहीं वो कंसर्न जो है थोड़ा सा ईज आउट होने की कोशिश हुई थी जब थोड़ी बहुत खरीदारी आई, लेकिन फिर भी अगर हम डेटा देखें तो ओवरऑल इस हफ्ते भी भारी बिकवाली की है विदेशी निवेशकों ने। फेड की हॉकिश कमेंट्री के बाद ये बिकवाली
अगर हम बात करें तो आउटफ्लो क्या है, वो तेज होगा, बिकवाली तेज होगी बाजार के लिए? अभी एफआईआईज का आउटलुक कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें एफआईआईज को देखना छोड़ देना है। ये चीज आई थिंक मैंने आपके साथ बहुत पहले भी डिस्कस जी किया था। जी। जहां तक मुझे याद है, साल 1.5 साल या इवन 8-10 महीने हो चुके हैं। लास्ट 15, अभी 2026 चल रहा है। मैंने 2013 या 14 से जो डेटा था एफआईआईज का, मैंने खुद कैलकुलेटर से हर एक महीने का कैलकुलेट करके देखा था। यानी 2015-16 से लेके 10-12 साल यानी 2024 तक वो लोग नेट सेलर थे हमारे इंडियन मार्केट में। जी तो आप देखिए हमारा मार्केट कहां से कहां आया है लास्ट 10 सालों के अंदर। बीच में कोविड का फॉल डेफिनेटली आया था, बट उसके बाद भी हमने रिकवरी आई थिंक मोर देन डबल से या 3 गुना इंडेक्स तो हमारा बढ़ा ही है उसके बाद। तो ये वो गए हैं तो डेफिनेटली आएंगे। ये कैसी चीज है, ये साइंस वाली चीज है। जो ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, अगर वो जा रहे तो वापस भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि मुंह मोड़ के चले गए तो कंटिन्यूस नहीं आएंगे। अभी जी हाल फिलहाल में हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी एक न्यूज आई थी कि कुछ टैक्स में रिलीफ मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक शुरुआत है। और कैसा है कि हमारा मार्केट एज ऑफ नाउ कोई बड़े मूव्स नहीं दिखा रहा है। तो माइट भी ये एक रीजन हो सकता है कि ज्यादा लुक्रेटिव नहीं लग रहा है उनको अपना मार्केट एज ऑफ नाउ, दूसरे कंपैरेटिवली ज्यादा दिख रहे हैं। तो हमारा मार्केट जैसे ही ट्रैक पकड़ेगा तो वापस आने की संभावना डेफिनेटली रहेगी। सर, अभी फ्लाइट पकड़ी नहीं है मार्केट ने। अगर हम बात करें तो 24,000 वाला वो जो साइकोलॉजिकल लेवल था कि 24,000 तो एटलीस्ट जाना चाहिए बाजार को, वो तो क्रॉस एक टाइम पे कर लिया। हालांकि थोड़ा नीचे है इस समय बाजार, अगर आज की बात करें तो फिर भी 23,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो यहां से एक नई तेजी की शुरुआत समझे, या अभी हो सकता है करेक्शन बाजार में? अब जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि लॉजिक यूज करना है। 800-900 पॉइंट या 1000 पॉइंट भी चला है तो 30-40% करेक्शन बीच बीच में देता रहेगा। ये कैसा है कि जो टॉप हमने अप्रैल में बनाया था 24,500, उससे साइडवेज करेक्शन था। वो एक करेक्शन हमें चार्ट पे डेफिनेटली दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर देखे तो वो एक कंसोलिडेशन फॉर्म में भी था। उसके चलते हमने बाउंस भी दिया है। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी भी जो मेजर बड़ा मूव हमें दिखेगा वो 24,500 के ऊपर दिखेगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि 24,000 गया या नहीं गया। मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप देखे तो जो हिसाब से चले मेरे इतने स्टॉक ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप ये देख लीजिए, ज्योति सीएनसी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। रिजल्ट आया था उस दिन 7 या 8% नीचे गया था। आई थिंक जो लो बना था वो 600 के भी नीचे गया था, 580। आज 750 है। ये हार्डली 10-12 दिन की बात है। अगर आप पीछे जाके अगर चार्ट देखे या रिजल्ट भी देखे तो देखिए रिजल्ट खराब आने के बाद भी अच्छे खासे मूव्स हमें अच्छे स्टॉक्स में देखने को मिल रहे। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। आप निफ्टी को मत देखते रहिए कि 24 आया या 25 आया। आप ये देखिए कि अच्छे स्टॉक्स आपको टॉप से 50% नीचे मिल रहे, 60% नीचे मिल रहे, तो वो देख के चलिए आप। जी सर, स्टॉक स्पेसिफिक तो हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा सेक्टर जो है वो टेंशन दे रहा है, और वो है आईटी सेक्टर। एसेंचर का ग्रोथ आउटलुक जो था वो पूरे बाजार को झटका दे करके गया है, और सिर्फ आईटी स्टॉक्स यूएस में नहीं टूटे बल्कि इंडियन आईटी स्टॉक्स के ऊपर भी प्रेशर रहा, पूरे आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर रहा। टफ टाइम ऑलरेडी चल रहा है भारतीय आईटी स्टॉक्स के लिए। लार्ज कैप पर प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का जो डेटा हम देख रहे हैं सर, कोफोर्स जैसे जो स्टॉक्स है मिड कैप आईटी में, वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते दिख रहे हैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स। कहीं पर दांव लगाने का स्कोप है इस सेक्टर में, क्या एकदम ही पूरी सेक्टर से दूरी बना के चले? दूरी तो डेफिनेटली नहीं बनानी है, बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग डेफिनेटली नहीं करनी है इसमें। करंट लेवल्स जो इन्फोसिस के है, एचसीएल के है या टीसीएस के है, वो आपको नेक्स्ट 1-2 साल में शायद ये ना दिखे। Okay. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडेक्स जो है निफ्टी आईटी का, अगर मैं टॉप से काउंट करूं, टॉप बना था एग्जैक्टली दिसंबर 2024 को, उसके बाद से 43% अप्रोक्सीमेटली इंडेक्स वाइप आउट हो चुका है टॉप से। यानी 46,000 टॉप था, करंटली हम लोग 26,600 या फिर 1 मिनट में एग्जैक्ट देख लूं 27,000 के आजू बाजू में, थोड़ा सा नीचे है बट 27,000 है। मतलब मोर देन 40-45% वाइप आउट हो चुका है। अभी जो लेवल ट्रेड हो रहा है वो कौन सा है? वो है सितंबर 2022 का लेवल है
मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ, अभी जो लेवल चल रहा है जहां पे कंसोलिडेशन देखा गया था 2022 में, कोविड के बाद जो मूव आया उसके बाद एक कंसोलिडेशन चला था, वो करीबन जून से लेके सितंबर 2022 तक चला था। तो ये लेवल काफी क्रिटिकल होगा। और ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर इनकेस ये लेवल टूटता भी है, जो मैं 26,500 की बात कर रहा हूँ, जी तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। ऑलरेडी 42% वाइप आउट हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से और 5% या 10% के चांसेस है, वर्स्ट के सिनारियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है करीबन 25,500 यानी 1000 पॉइंट और नीचे। कैसा रहता है कि जब भी कोई चीज बॉटम के नजदीक होती है तो ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाती है। यही चीज हमें निफ्टी इंडेक्स, टीसीएस जैसा स्टॉक आप देखिए, साल में मैं पिछले करीबन 15-16 साल से हूं मार्केट में, मैंने कभी नहीं देखा कि टीसीएस ऐसे 2-3% हार्डली कभी दिन में मूवमेंट दी होगी। बट ओवरऑल आप एक महीने से देखिए 5% तो जैसे बहुत मामूली बात हो गई है इतने बड़े स्टॉक के लिए। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इंडेक्स डेफिनेटली स्टेबिलाइज, जो 27,000 और 25,500 का जोन है 1,500 का, उसी के बीच में स्टेबिलाइज होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहीं पे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप 2-3 महीना भी एसआईपी या फिर आप रोज या हर हफ्ते थोड़े थोड़े फ्रंट लाइनर्स आईटी ले रहे तो अच्छा खासा रिटर्न नेक्स्ट 1-1.5 साल में बनेगा। यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने जो लेवल्स 26 और 25,000 बताए, वहां पे एबीसीडी पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पे। जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का पैटर्न आपको डेली चार्ट पे बताया, जिससे हमें 1000 पॉइंट निफ्टी और 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिला है, तो मान के चलिए मंथली चार्ट पे अगर ये पैटर्न मैनिफेस्ट हो रहा है तो फिर कितना बड़ा मूव आ सकता है। तो ये कैसा टाइमिंग है, अभी तो बातें करेंगे। अगर यही लोग जो अभी पैनिक में हैं, ये इंडेक्स 40,000 वापिस आएगा तो यही लोग बोलेंगे कि अभी आईटी लेने जैसा है। जी, लेकिन कहाँ करें खरीदारी आईटी में, ये भी बड़ा सवाल है सर। मैंने जैसे कहा यही टाइम है, मैं तो अभी से कहूंगा। अभी मैं लास्ट 1-2 हफ्ते से कंटिन्यूअसली आईटी में इन्वेस्टमेंट करने की रिकमेंडेशन ही दे रहा हूं। इतने बड़े स्टॉक्स है कि ये डिलिस्ट तो नहीं होने वाले। कुछ स्टॉक्स हैं रडार पे सर आईटी के? डेफिनेटली इंफोसिस है, टीसीएस है। इतना बड़ा करेक्शन आपको कब दिखा? मैंने तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो जितना मुझे पता है वैल्यूएशन के टर्म्स में देखे, तो जो वैल्यूएशन इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल का कोविड लो पे था, वही आज दिख रहा है हमें। तो चलो आप चार्ट पे विश्वास ना करो, कम से कम वैल्यूएशन पे तो हम कर ही सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूँ। जी सर, आईटी के साथ साथ ऑटो और एफएमसीजी के ऊपर भी आपकी राय, क्योंकि क्रूड नीचे आ गया है, ईरान की ऑलमोस्ट टेंशन हम मान के चल रहे हैं सॉर्टेड हो चुकी है मिडिल ईस्ट वाली, अब क्रूड नीचे आया तो ऑटो स्टॉक्स के ऊपर क्या थोड़ा प्रेशर कम होगा? डेफिनेटली ऑटो स्टॉक में तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आइशर मोटर की बात करते, उसमें तो कभी प्रेशर था ही नहीं। चाहे खाली एक महीने में करेक्शन था, वो है मार्च 2026 में, यानी अभी 2-3 महीने पहले की बात है, जब भी 17-18% का एक करेक्शन आया था। बट ओवरऑल आइशर मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली एक बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट आया था 15 जून को वॉल्यूम के साथ। पिछले 3 बड़े मेजर स्विंग्स ब्रेक हुए हैं यहाँ पे। तो आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक में आप ध्यान दीजिए, करंट लेवल से डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। मारुति है, मारुति में भी ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है, करीबन 17-18 हजार का टॉप था, वहां से वापस से 12,500-13 हजार आया। तो इसको भी आप अक्यूमुलेट करते रहिए। एमएनएम हो गया, एमएनएम में भी रिसेंटली डबल बॉटम विद डाइवर्जेंस बना हुआ है, और एक बाउंस भी आया था 250-225 पॉइंट का, और वापस से आज एक करेक्शन दिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो गैप अप ओपनिंग हमने 15 जून को देखी थी, उसी का गैप क्लोज करने जा रहा है ये। तो ये लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो एमएनएम को। और चौथा स्टॉक है बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो में से स्लो मूविंग है, काफी टाइम से ये एक अच्छा खासा रनअप बना रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल इसमें भी हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। करंटली 10,000 से जस्ट थोड़ा नीचे है, 10,800 का टॉप भी लगा था, तो इसमें भी हम कर सकते हैं। और जब भी ये सारे स्टॉक्स के मैं जब नाम ले रहा हूँ, बड़े जो फ्रंटलाइनर्स है, तो उसमें ट्रेडिंग डेफिनेटली नहीं करनी, अच्छे लेवल्स पे आपको उसको अक्यूमुलेट करना है। जी, एफएमसीजी सर, एफएमसीजी में कुछ स्टॉक्स हैं क्या रडार पर?
सी सबसे पहले तो एफएमसीजी इंडेक्स की बात करते हैं। एफएमसीजी इंडेक्स में भी कुछ आईटी जैसा ही हाल है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इसमें भी अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो इसमें भी सिमिलर, जहां पे आईटी का टॉप बना था वही यहाँ पे भी बना हुआ है सितंबर 2024। और इसमें भी 32% का फॉल आया है, टॉप से करीबन 66,000 से 45। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी, अगर हम ओवरऑल हिस्टोरिकल लेवल्स देखें, सी अभी जो जंप आया था 45,000 से, वो लेवल था 2022 नवंबर का, जहां से ब्रेकआउट आया था। तो ये काफी क्रिटिकल लेवल है 45,000। और करंटली हमने एक वापस से पुल बैक भी दिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ से 2 महीना या 1.5 महीना 50,000 और 45,000, ये जो 5,000 पॉइंट में इंडेक्स जो है, मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा और एक कंसोलिडेशन देगा इसमें। और ब्रेकआउट जो है वो 50,000 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी के अंदर। और स्टॉक्स की बात करें तो सी अच्छे स्टॉक्स डेफिनेटली है, बट तकलीफ एफएमसीजी का यही है कि जो सबसे हैवी वेट है आईटीसी, वही सबसे स्लो मूवर है। जी, आईटीसी में तो करना क्या है अभी? सी आईटीसी में भी अगर देखें तो आईटीसी में भी काफी अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि कोविड का जो लो था 137 का टॉप बना था 535 में 2024 नवंबर में। और जो करेक्शन अभी हमने देखा है वो एग्जैक्टली समवेयर नियर 50% के करीबन है। जो कोविड से चला था उसका 50% की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पिछला भी ब्रेकआउट लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था 300 310 का लेवल, उसी के आजू बाजू में है यहाँ पे। तो सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। और ओवरऑल यहाँ पे भी मैं महीने 2 महीने तक एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव इसमें भी देख सकते हैं। जी, आईटीसी के अलावा और कहाँ दाम लगाएं सर एफएमसीजी सेक्टर में? सी एफएमसीजी में दूसरा हो गया वरुण बेवरेजेस है। लेकिन वरुण बेवरेजेस में अभी करना क्या है एग्जैक्टली, सी अभी 530 चल रहा है। लेकिन अभी इसमें आपको ये देखना है कि रिसेंटली काफी बड़ा फॉल आया था इसमें, 380 390 का बॉटम लगा है। और वहां पे एक फेक ब्रेकडाउन देके उसने वन साइड अपसाइड दिखाई थी करीबन 550 तक की। तो हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी पॉज है यहाँ पे। लेकिन इसको आप रडार पे रखे, अगर नीचे में 530 है, 500 490 दिखता है, तो आपको डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर में भी एक कहीं ना कहीं एक रनअप हमने, आई थिंक अगर 1 महीने पहले की बात करें तो एक अच्छा टॉप बनाया था 1300 के जस्ट नीचे। और रिसेंटली एक अच्छा खासा पुल बैक भी इसमें दिख रहा है। तो सी इसमें अगर हम वीकली मंथली देखें तो कोई बड़ा ऐसा ट्रेंडिंग नहीं दिख रहा है स्टॉक। लेकिन हाँ, एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है, करीबन 1000 से लेके ऊपर में 1200 1300 तक का। तो करंट लेवल से लेके अगर 30-40 पॉइंट नीचे भी मिल रहा है 1050 1070 तक, तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। और ओवरऑल आपका व्यू जो है, मुझे लग रहा है कि बुलिश व्यू भी रहेगा इसमें भी। और ओवरऑल आपको टारगेट जो है वो ओपन रहेगा। और मिनिमम टारगेट जो मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है वो एटलीस्ट 1200 1250 तक का दिख रहा है। जी सर, थोड़े से ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो इस हफ्ते न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले तो आज न्यूज में अंबर एंटरप्राइजेस था, अनाउंस किया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन करने जा रहा है ओप्पो मोबाइल्स के साथ। और उसके बाद एक अच्छा मूव दिखाई दिया अंबर एंटरप्राइजेस में, हालांकि उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी है। सर स्टॉक कैसा है? स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है ओवरऑल, लेकिन काफी वाइड रेंज का मूव रहता है इसमें। मतलब 1000 पॉइंट चलना इसके लिए काफी मामूली बात है। तो मेरे हिसाब से इसमें पिछले काफी टाइम से 1 साल या 1.5 साल की बात है, 8200 का टॉप बना था, 8650 का बना था। और हाल फिलहाल में करीबन 9000 से जस्ट थोड़ा कम, एग्जैक्टली देखे तो 8974 का। और हाल फिलहाल में भी थोड़ा ट्रेजेक्टरी मुझे ऊपर ही दिख रहा है बेस्ड ऑन वीकली का जो स्ट्रक्चर है। और साथ में करंटली जो वीक का स्ट्रक्चर है उसमें 50 वीक का जो एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, उसी के ऊपर कंसोलिडेट होकर एक अच्छा मूव भी मिला है। तो इसमें अगर आपको ऐड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये काफी बड़े मूव्स देता है, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी लगेगा। और स्टॉप लॉस आपका 5-6 महीने का व्यू रहेगा, तो 7000 के नीचे होना चाहिए। और ओवरऑल ऊपर मैं एटलीस्ट 10,000 10,200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एचडीएफसी बैंक सर बहुत समय से प्रेशर में था, लेकिन इस वीक अच्छे गेन्स दिखाए हैं। अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो स्ट्रॉन्ग रैली थी इसको काफी सपोर्ट भी किया एचडीएफसी बैंक ने।
दो इंपॉर्टेंट खबरें आई। एक तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग था जिसका यहाँ पर फायदा मिलता दिखाई दिया एचडीएफसी बैंक को, और दूसरी एक जो बड़ी खबर आई है वो बेसिकली ये कि इंटरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री के टेन्योर को सितंबर 2026 तक एक्सटेंड करने की परमिशन मिल गई है। ये भी पॉजिटिव न्यूज थी बैंक के लिए। सर, स्टॉक के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था वो ईज आउट हो जाएगा, रिलीज हो गया है प्रेशर, फ्रेश बाइंग आएगी? सी डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में मैं काफी समय से ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए ये बैंक निफ्टी को ड्राइव करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा, क्योंकि सी इनिशियली जो हमने डिस्कस किया कि निफ्टी बैंक 5,000 पॉइंट चला था, उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का था, करीबन 12.5% चला है बॉटम से, और एचडीएफसी बैंक करीबन हार्डली 9 या 8.5% कुछ चला है। मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ 730, और करंट वीक का टॉप है करीबन 802 का। तो इसके अंदर ये देखना है कि डबल बॉटम डेफिनेटली बना है वीकली पे, और ये जो लेवल है 730 वाले, वो सारे पुराने लेवल से 2023 का ले लो आप लेवल, या फिर उससे भी पहले 2021 का भी यही लेवल है जहां से रिवर्सल देखने को मिला था, और साथ में डाइवर्जेंस भी बना हुआ है आरएसआई के अंदर। तो एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बाय करने की सलाह रहेगी एचडीएफसी बैंक में। और एटलीस्ट मैं यहाँ से एक काफी बड़ा स्टॉक है, तो 2 से 3 महीनों के अंदर मैक्सिमम मैं 860 870 तक देख रहा हूँ उसे। जी सर, सुजलॉन में अच्छा मोमेंटम इस वीक दिखाई दिया है, लगभग 6% पूरे वीक का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर गेन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव गेन नजर आ रहा है। लेकिन सुजलॉन में क्या एंट्री ली जा सकती है? वैल्यूएशन ठीक लग रहा है अभी? सी सुजलॉन के अंदर जो हिसाब से स्ट्रक्चर है काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। खाली एक ही दिक्कत है, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है ब्रेकआउट होने के लिए, बिकॉज काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ और करंट वीक में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, वॉल्यूम भी है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ऊपर, मैं लेवल बता दूं, रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली आज भी वहीं से घुमा था, 60.45 का है। तो मतलब आप मान के चलिए रफली 61, राउंड ऑफ करके चलिए सेफर साइड के लिए, 61 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें 70 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो अभी वेट एंड वॉच है, 61 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आने दीजिए। सुजलॉन के अलावा दूसरे रिन्यूएबल प्लेयर्स पे जा सकते हैं सर, आइनॉक्स विंड, केपीआई ग्रीन, ये सब स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं कंपैरिजन में सुजलॉन के? सी आइनॉक्स ग्रीन की बात करें तो आइनॉक्स ग्रीन के अंदर जो हिसाब से स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है कंपेयर टू द सुजलॉन, बिकॉज इसमें वीकली पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और ओवरऑल ये काफी अच्छे से स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। उसका रीजन है कि इसमें जो मल्टीपल रेजिस्टेंस थे वो थे 194 195 का, और करंटली 202 के पास है, तो इसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसमें मेजर सपोर्ट है 186 का है एग्जैक्टली, अगर देखें छोटा सपोर्ट है, उसके बाद है 170 का, तो ये काफी क्रिटिकल सपोर्ट है। ये मेंटेन रहते हैं तो मेरे हिसाब से पहला लेवल 230, दूसरा है 245 तक के भी देखने को मिल सकता है आइनॉक्स ग्रीन में। ओके सर, आपकी टॉप पिक्स नेक्स्ट वीक के लिए क्या होंगी? आपकी रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? सी मेरे रडार पे जो है वो एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आइशर मोटर्स की जो हमने बात की है वो एक तो डेफिनेटली है। दूसरा जो मुझे लग रहा है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और एटलीस्ट महीने 2 महीने के लिए ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं, वो है ट्रेंड है, टाटा की कंपनी है ट्रेंड। इसमें कहीं ना कहीं 14% का गेन्स हमने सिंगल वीक में देखा है, विथ वॉल्यूम है। इसमें भी वीकली स्ट्रक्चर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, और लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो बना है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, लेकिन डेली वाला नहीं, वीकली की बात कर रहा हूँ, 200 वीक के एवरेज पे बना है, मतलब काफी तगड़ा सपोर्ट है ये। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम सी मेरे हिसाब से 3,800 देखने को मिल सकता है इसमें। तो इसको आप नेक्स्ट वीक मान के ना चले, एटलीस्ट 2-3 महीना ऐसी, ये स्टॉक ऐसा है अगर चलने लगा तो 3-4 दिन में भी 3800 ला सकता है। बट ओवरऑल आप 2-3 महीने का व्यू लेके चले, बाय ऑन डिप करते रहे, स्टॉप लॉस 2900 के नीचे लगाना है ट्रेंड के अंदर। तो दूसरा ट्रेंड हो गया, और पहला हमने तो आइशर मोटर्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और जो मुझे लग रहा है कि अभी रिवर्स हो सकता है वो जियो फाइनेंस की हम बात कर लेते। सी जियो फाइनेंस में भी अगर हम ध्यान से वीकली चार्ट देखें, सी जब से लिस्ट हुआ है, राइट, हम बात कर रहे हैं 2023 अगस्त के महीने की, तभी भी लो बना था 203 205,
बाद में 2025 में भी लो बना 200 205, और हाल फिलहाल में भी करीबन हम वो वही आजू बाजू में से कहीं ना कहीं 220 230 वहां पे भी मल्टीपल बॉटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो हिसाब से पुराने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, और वहां पे भी काफी बड़ा मूव देखा था 2025 में भी 200 से लेके हमने 338 का मूव देखा था यहाँ पे भी। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। मल्टीपल बॉटम्स है वीकली पे, डाइवर्जेंस भी है, तो इसको आप पोर्टफोलियो में ऐड करिए। मेरे हिसाब से तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऐसी ट्रेडिंग करने की एडवाइस क्यों नहीं है कि ट्रेडिंग में होगा क्या, अभी 245 आप 255 देखोगे, बुक कर लोगे और बाद में 280 हो जाएगा। वो ना करे, ये लेवल्स पे डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करिए इसे। जी सर, ज्यादातर स्टॉक्स पे आज आपका व्यू ये है कि ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग करने वाले भी कुछ स्टॉक्स हैं इस मार्केट में, की जा सकती है ट्रेडिंग? सी ट्रेडिंग ना करे उसका रीजन ये है कि अभी एग्जांपल लेते हैं, जियो फाइनेंस का ही लेते हैं। जैसे कि मैंने दिया कि 255 पे बुक कर लिया, फिर 280 हो जाएगा, फिर आप वेट ही करते रह जाओगे कि 250 कभी आएगा जी, क्योंकि वो बॉटम से घूम रहा है। जैसे कि मैंने बात की, जुलाई 2025 में टॉप बना था, उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है यहाँ पे, करीबन साल सवा साल हो गया। तो ये चलते भी वैसे ही जाएगा 5-6 महीने तक, तो आपको 6 महीना देखते ही रहना है उसे। जी बिल्कुल। तो सर मैं वही रीजन से बोल रहा हूँ। जी, एक हफ्ते में ये वेदांता भी काफी ज्यादा स्टॉक चर्चा में रहा। डीमर्जर ऑफ कोर्स एक रीजन था, लेकिन अब वेदांता के कौन सी कंपनी पर दांव लगाएं? से फिलहाल मैं सीरियसली बोलूं, मैं कोई भी वेदांता की कंपनी में एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज न्यूज से कंटिन्यूस गिरा हुआ रहता है और कुछ ना कुछ आता है, या फिर ऊपर चला जाता है या फिर नीचे आ जाता है, तो उसको ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट है। तो मैं वीडीएल यानी वेदांता हो गया या एल्यूमिनियम वाली कंपनी हो गई, उसकी मैं अवॉइड पावर पे भी नहीं सर, वेदांता पावर जो डीमर्जर के बाद नहीं आया? नहीं, मैं जहां पे भी वेदांता नाम आएगा वहां पे मैं नहीं करूंगा। अगर आपको पावर की कोई कंपनी है तो पावर ग्रिड हो गई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, वो सारे स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं। ओके सर, एक हमारा लास्ट सेगमेंट है बेसिकली कि निवेशक क्या करें, ये एडवाइस है। तो अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी तो आपसे जानना चाहते हैं, क्या बना करके चलनी चाहिए अभी मार्केट के लिए? स्पेसिफिकली अगर हम इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी में जैसे हमने डिस्कस किया कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 250 पॉइंट का तो आज ही देख लिया, तो मेरे हिसाब से एक बार 23,800 का स्टॉप लॉस लेके बाय डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट टर्न अराउंड होता है ना, तो एक डाइवर्जेंस बनता है डेली चार्ट के ऊपर, जो मुझे यहाँ पे एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। और कल का जो टॉप था 24,190, तो अगर डाइवर्जेंस बनना है तो सेम हाई बनाएगा या फिर एक्सटेंड करके एक नया हाई बनाएगा। तो एटलीस्ट 24, यही देख के मैंने आपको 24,500 का एक हायर लेवल दिया था, तो 24,300 350 का एक टारगेट लेके चले। और 23,800 अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 23,800 का एक स्टॉप लॉस ले। बट मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस देने से अच्छा आप फ्यूचर बाय करें और पुट बाय कर लीजिए, वो ज्यादा सेफ रहेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर हाल फिलहाल में हम कुछ नहीं करेंगे जब तक 58,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। अगर देता है तो फिर स्ट्रेट अवे हम बाय करेंगे और 1000 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। और अगर बाय करेंगे सर बैंक निफ्टी में तो कहां करेंगे, प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक बैंक्स? सिर्फ बैंक निफ्टी में तो एचडीएफसी बैंक में ही करना है। जैसे मैंने बताया, एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है कि लीड करेगा। स्ट्रक्चर वाइज की बात करो, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक काफी चल चुका है, और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी कंबाइन करे तो करीबन 50 से 52% का तो पूरा वेटेज उन्हीं पे है बैंक निफ्टी का। ओके, थैंक यू सो मच जिगर सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज के ऊपर आपका व्यू तो हम अक्सर ही समझते रहते हैं, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक भी डिस्कशन आपके साथ किया है काफी यूजफुल होगा। इस पूरे हफ्ते बाजार को भी समझ में आया कि क्या कुछ ड्राइव कर रहा था, और अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी के लिए बताने के लिए भी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू अर्निमा जी, थैंक यू व्यूअर्स।